ईरान के मोर्चे पर अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि समुद्री मार्ग खुलवाने के लिए उसे अपनी नौसैनिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे दूसरे मोर्चों पर पकड़ ढीली हो जाएगी। इसलिए ट्रंप ने सऊदी अरब को एक जिम्मेदारी सौंपी है। यह जिम्मेदारी है समुद्री मार्गों को खुलवाने के लिए नया गठबंधन तैयार करने की, जिसमें कामयाबी भी मिल गई। अब इस गठबंधन की तैयारी क्या है, इनका काम क्या है और ये मिलकर कैसे काम करने वाले, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। इस मैरीटाइम डिफेंस अलायंस में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हो गए। इस मैरीटाइम डिफेंस अलायंस का जॉइंट कमांड सेंटर रियाद, जिद्दा या जिबूती में बनाया जा सकता है, जहां से सैटेलाइट, रडार और ड्रोन की मदद से समंदर के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। और अरब के नए गठबंधन में पहली रणनीति है समुद्र को सेक्टर में बांटना, जिसके तहत लाल सागर की जिम्मेदारी इजिप्ट, सऊदी अरब और जॉर्डन संभाल सकते हैं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट में कार्गो और शिप की सुरक्षा की जिम्मेदारी सहयोगी देश जिबूती, सोमालिया और खुद यमन ले सकते हैं। फारस की खाड़ी में भी सुरक्षा के लिए सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और कतर सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो वही अरब सागर में शिपिंग लेन की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरब और दूसरे सहयोगी देशों को मिल सकता है। अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं, नौसैनिक तकनीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। पाकिस्तान के पास फ्रिगेट्स हैं, एंटी सबमरीन क्षमता और समुद्री गश्त की सुविधा है। इजिप्ट स्वेज नहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है और जिबूती के सैन्य अड्डों से सीधे ऑपरेशन हो सकते हैं। और आर्कटिक सागर रूट वो शिपिंग लेन होगा जिसकी शुरुआत चीन के दालियान पोर्ट, किंगदाओ पोर्ट, शंघाई पोर्ट या निंगबो झोवशान पोर्ट से होगी। यह रास्ता बेरिंग स्ट्रेट और आर्कटिक सागर से गुजरेगा, जिससे नीदरलैंड्स के रॉटरडैम पोर्ट, पोलैंड के ग्दांस्क पोर्ट, जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट और ब्रिटेन के फेलिक्सटो पोर्ट तक सीधी पहुंच होगी। यह समुद्री रास्ता यूरोप तक पहुंचने का आसान रूट होगा, जिसमें सिर्फ 20 दिन का समय लगेगा, जबकि पारंपरिक रूट से शिपिंग में 40 से 45 दिन लगते रहे। इस रूट से फायदा यह होगा कि हॉर्मुज और बाब अल मंदेब के संकट से मुक्ति मिल जाएगी। आने वाले दिनों में यही रास्ता व्यवसाय का सबसे सुलभ विकल्प बन सकता है और इसी रूट पर बीमा और सुरक्षा लागत पहले से भी कम हो जाएगी। यानी चीन के धन से तैयार हो रहा आर्कटिक रूट अमेरिका और स्वेज नहर की अहमियत ही खत्म कर देगा। अगर दुनिया का व्यापार लाल सागर से हटकर आर्कटिक में शिफ्ट हुआ तो ये रूस चीन के लिए इस सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक और आर्थिक जीत होगी। और पेंटागन में वॉर कमांडर्स पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए और इसकी वजह बीते 24 घंटे में हुआ अमेरिकी वायुसेना को नुकसान है। ईरान ने यूएस वायुसेना के 3 F-35 फाइटर जेट तबाह करने का दावा किया है। ईरानी मिसाइल जब टकराई तब फाइटर जेट जॉर्डन में एयरबेस पर मौजूद थे। इतिहास में ऐसा पहली बार है जब दुश्मन के हमलों में F-35 जेट पूरी तरह से ध्वस्त हुए, वो भी एक नहीं, तीन फाइटर जेट। एक तरफ अमेरिकी फाइटर जेट तबाह हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं, जिसने ट्रंप की फिक्र को और बढ़ा दिया है। IRGC का दावा है कि हमलों में 3 F-35 फाइटर जेट तबाह हो गए। ये फाइटर जेट जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर मौजूद थे। एक दिन में अमेरिका का यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। एक F-35 फाइटर जेट की कीमत 1040 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में 3 F-35 जेट की कीमत लगभग 3120 करोड़ रुपए आंकी जा रही। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों को झूठा करार दिया है। सेंटकॉम की माने तो उसके सभी जेट सुरक्षित, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की दागी सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। बहरीन में ईरान ने शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए। दावा है कि इन हमलों में बेस पर मौजूद नेविगेशन सिस्टम और इमरजेंसी पावर जनरेटर तबाह हो गए। हमले के वक्त बेस पर P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी मौजूद था, जिन्हें ओमान में शिफ्ट किया गया है। कुवैत में ईरान ने अली अस सालेम एयरबेस को दहलाया। हमले में 2 ड्रोन हैंगर तबाह हो गए, वहीं एक फ्यूल टैंक भी नष्ट हो गया। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने के लिए किया जाता था। जंग शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 3000 टॉमाहॉक मिसाइलें थी, लेकिन अब करीब 2000 मिसाइलें ही बची। इस एक मिसाइल की कीमत $26 लाख के आसपास है। टॉमाहॉक के खाली होते जखीरे को भरने में करीब 3 साल 11 महीने का वक्त लग सकता है। इसी तरह युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास 4000 JASSM मिसाइलें थी, लेकिन अब महज 2800 मिसाइलें ही बची। इस एक मिसाइल की कीमत $26 लाख के आसपास है। इसके स्टॉक को पूरा करने में 4 साल का वक्त लग सकता है। अमेरिका के पास करीब 90 PRSM मिसाइलें थी, लेकिन अब महज 20 मिसाइलों का स्टॉक बचा है। इस एक मिसाइल की कीमत करीब $16 लाख है।
PRSM के जखीरे को भरने में 3 साल 10 महीने का वक्त लग सकता है। SM-3 मिसाइलों का जखीरा भी करीब आधा हो चुका है। अमेरिका के पास ऐसी 410 मिसाइलें थी, लेकिन अब करीब 160 से 280 मिसाइलें शेष बची। इसकी कीमत $2 करोड़ 87 लाख के करीब। इसके स्टॉक को पूरा करने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। थर्ड इंटरसेप्ट की बात करें तो अमेरिका के पास 360 थर्ड के इंटरसेप्टर, लेकिन अब 70 से 170 ही बचे। और रूस यूक्रेन युद्ध अब उस बिंदु पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। रूस और यूक्रेन के बीच का यह संघर्ष अब तक के सबसे भीषण, खूनी और विनाशकारी चरण में प्रवेश कर चुका है। अब जंग के मैदान की सीमाएं सिर्फ अग्रिम मोर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की राजधानियां सीधे तौर पर इस खूनी खेल के केंद्र में आ चुकी हैं। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट है, क्रेमलिन ने मॉस्को के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। स्थानीय प्रशासन ने आधिकारिक शेल्टर मैप जारी करने शुरू कर दिए हैं। ये नक्शे उन भूमिगत जगहों की लोकेशन बताते हैं जहां आपात स्थिति में लोग शरण ले सकते हैं। अब रूस के पास 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प है मॉस्को को अभेद्य किले में बदलना और दूसरा विकल्प है यूक्रेन के हथियारों का दहन करना। पश्चिम एशिया में शांति लाना जितना ईरान के मोर्चे पर अमेरिका के लिए संकट बन गया है, उससे ज्यादा बड़ा संकट बन गया है गाजा और लेबनान के मोर्चे पर इजरायल को समझाना। ट्रंप ने गाजा पीस प्लान पर हमास को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन नेतन्याहू है कि वो ट्रंप के सामने भी झुकने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। जिसके तहत 14 दिन में हमास सभी हथियारबंद गुटों के हथियारों की सूची तैयार होगी। वहीं गाजा का प्रशासन नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से हमास भारी हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र को सौंपेगा।